हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी के टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपके सहायक आचार्य शिक्षक वाली में डायरेक्ट यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बिना समय गवाए हम लोग एक एक करके सभी सवालों को ध्यान से देखते हैं। तो पहला सवाल है, माता का आंचल में निम्न में से किस शिशु का चरित्र चित्रण है? माता का आंचल में कौन सा पात्र लिया गया है? राम भोला, दूसरा है बम भोला, तीसरा है तारकनाथ, चौथा है भोलानाथ। तो जिन्होंने भी थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता है, पहला है भोलानाथ। ठीक है, एक का जो हो जाएगा वह डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग, यह उक्त पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? पहला है जॉर्ज पंचक की नाक से, दूसरा है साना साना हाथ जोड़िए, तीसरा है मैं क्यों लिखता हूँ और चौथा है माता का आंचल। तो ये जो पंक्ति है ये कहाँ से लिया गया है? माता के आंचल से। दो का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि मृदंग है एक प्रकार का वाद्य यंत्र, दूसरा है एक प्रकार का नृत्य, तीसरा है एक प्रकार का गीत, चौथा है एक प्रकार का संगीत। तो मृदंग एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तीन का ए। अगला प्रश्न है कि शिवपूजन सहाय का नाम तारकेश्वर नाथ था, उनके पिता उन्हें किस नाम से बुलाते थे? तो पहला है भोलानाथ, दूसरा है भोलानाथ राम भोला, तीसरा है तारकनाथ, चौथा है शंकर राम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चार का हो जाएगा बी, भोलानाथ के नाम से बुलाते थे। अगला प्रश्न है कि माता का आंचल के लेखक अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारते हैं? पहला है पापा, दूसरा है पिताजी, तीसरा है बाबूजी, चौथा है बड़का बाबूजी। तो क्या कहकर बुलाते थे? तो बाबूजी कहकर। पाँच का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ पधारने वाली थी? पहला है अमेरिका में, दूसरा है चीन में, तीसरा है जापान में, चौथा है हिंदुस्तान में। तो कहाँ पर आने वाली थी रानी एलिजाबेथ? तो वह थी हिंदुस्तान में। छः का डी। अगला प्रश्न है कि एलिजाबेथ द्वितीय के पति कौन थे? पहला है फिलिप्स, दूसरा है इलोजी, तीसरा है रिपन, चौथा है मैकाले। तो एलिजाबेथ द्वितीय के पति कौन थे? सात का हो जाएगा फिलिप्स थे। ठीक है, सात का ए। अगला प्रश्न है कि अखबारों में किनकी चर्चा हो रही थी? आठ का ऑप्शन हो जाएगा एलिजाबेथ द्वितीय की, वही आने वाली थी। ठीक है, आठ का सी। अगला प्रश्न है कि रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान क्यों था? उनकी पोशाक को लेकर, उनकी वेशभूषा को लेकर, उनकी मेकअप को लेकर, या ए और बी दोनों? तो नौ का सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उनकी पोशाक को लेकर परेशान था उनका दर्जी। नौ का ए। अगला प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के हिंदुस्तान दौरे को लेकर उसकी फौज तैयार हो रही थी, दर्जी की, फोटोग्राफर की, नौकर की, या इनमें से कोई नहीं? तो 10 का जो ऑप्शन सही होगा हुआ है फोटोग्राफर की। 10 का बी। अगला प्रश्न है कि लेखिका मधु कंकरिया सुबह की प्रार्थना साना साना हाथ जोड़िए, गुर्दू प्रार्थना हमरो जीवन तेमरो कौशले किससे सीखी थी? पहला है जितेंद्र से, दूसरा है मनी से, तीसरा है सिक्किमी युवती से, चौथा है नेपाली युवती से। तो किससे सीखी थी ये? तो ये सीखी थी आपका नेपाली युवती से। अगला प्रश्न है कि साना साना हाथ जोड़िए का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, दूसरा है हाथ जोड़कर अभिवादन करना, तीसरा है हाथ से खाना खिलाना, चौथा है हाथ जोड़कर कार्य करना। तो 12 का कौन सा सही हो जाएगा? 12 का है ए, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। अगला प्रश्न देखते हैं कि हमरो जीवन तिमरो कौशले का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित है। 13 का सी। अगला प्रश्न है कि लेखिका को सुबह कहाँ निकलना था? तो ये जिन्होंने भी पाठ को पढ़ा होगा उनको पता है, युंगथुंग में। ठीक है, युंगथुंग। अगला प्रश्न है कि लेखिका बालकनी में कहाँ सा पहाड़ देखना चाहती थी? पहला है हिमालय, दूसरा है नंगा पर्वत, तीसरा है माउंट एवरेस्ट, चौथा है कंचनजंगा। तो कौन से पहाड़ को देखना चाहती थी? तो ये था कंचनजंगा को। 15 का डी। अगला प्रश्न है कि दुलारी का दरवाजा किसने खटखटाया था? रामू ने, टुनटुन ने, तीसरा है रंबाबाई ने, या श्याम ने। तो किसने ठकठकाया था दुलारी का? तो 16 का हो जाएगा टुनटुन ने। 16 का बी। अगला प्रश्न है कि तीज के अवसर पर दुलारी कहाँ गाने गई थी? सोनपुर मेला में, बनारस में, खोरजवा गांव बाजार में, या इनमें से कोई नहीं? तो 17 का ऑप्शन सही होगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कजली गाने में महारत हासिल की थी? 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दुलारी ने, वह कजली गाने में महारत हासिल किए थे। 18 का ए। अगला प्रश्न है, कजली क्या है? एक प्रकार का, एक तरह का गीत है, एक तरह का लोकगीत है, भादो माह की तीज में गाए जाने वाला गीत है, या उपयुक्त में से सभी? तो कजली एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का ये सभी है। एक तरह का गीत भी है, एक तरह का लोकगीत भी है, और भादो माह में गाए जाने वाला एक प्रकार का गीत है। तो 19 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, रानिया परमेश्वरी लोटा, ये यहाँ पर पंक्ति दिया गया है, पढ़ लीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये था टुनटुन का। ठीक है, ये किसने बोला था? टुनटुन। 20 का सी। अगला प्रश्न है कि मैं क्यों लिखता हूँ कहानी है, कविता है, निबंध है, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं क्यों लिखता हूँ ये एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का निबंध है। 21 का सी। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तो रचना पैदा होता है? 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता के माध्यम से किसने अपनी बात को स्पष्ट किया है? 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? अज्ञेय का। ठीक है, ये हो जाएगा 25 का डी। 23 का डी। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता अज्ञेय के किस काव्य संग्रह में संकलित है? 24 का कौन सा सही होगा? अरि ओ करुणा प्रभामय। 24 का ए।
अगला है सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है, सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है, तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ब्रज भाषा है, ठीक है, 25 का ए। अगला है सूरदास के प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए हैं, 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये है साहित्य लहरी से लिया गया है सूरदास के, 25 का डी, 26 का डी। अगला है कि कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किससे गोपियों को संदेश भिजवाया था, तो ये थे उद्धव के थ्रू भिजवाया था, 25 का ए। अगला है तुलसीदास ने किन 2 भाषाओं में काव्यों की रचना किए हैं, 28 का होगा ब्रज और अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका तथा कवितावली किस भाषा की रचनाएं हैं, तो ये थी मैथिली की, 29 का डी। अगला है रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है, 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ये एक प्रकार का चौपाई है, 30 का ए। अगला प्रश्न है कि सेवैया में किसके राजसी रूप का वर्णन किया गया है, सेवैया जो कविता था तो उसमें श्री कृष्ण का चर्चा किया गया है, 31 का डी। अगला प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार मधु ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, इसका जो ऑप्शन सही होगा है कृष्ण का पायल। अगला प्रश्न है कौन सा श्रृंगार किनकिनी कर रही है, 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कमर की करधनी। जिन्होंने भी इस पार्ट को पढ़ा होगा, जो हम लोग एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आपने डिटेल से उस पार्ट के थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो एक बार जाकर पहले थ्योरी पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर को लगाइएगा, आपका सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मकथा कविता की प्रकृति कैसी है, 34 का हो जाएगा सी, छायावादी प्रकृति है, 34 का सी। अगला प्रश्न है कि आत्मकथा किस कवि की कविता है, निराला की है, मंगलेश्वर डबराल की है, जयशंकर प्रसाद की है या गिरजा कुमार माथुर की है, तो 35 का सही हो जाएगा आपका सी, जयशंकर प्रसाद की है आत्मकथा। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद ने घर पर किसकी शिक्षा प्राप्त की थी, पाली हिंदी संस्कृत, संस्कृत हिंदी फारसी, उर्दू फारसी और हिंदी संस्कृत उर्दू और फारसी, तो किसकी की थी जयशंकर प्रसाद ने घर में ही रहकर, तो 36 का हो जाएगा बी, ठीक है, संस्कृत हिंदी और फारसी की। अगला प्रश्न है कि आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल कैसे प्रतीत होते हैं, 37 का हो जाएगा बेचैन, ठीक है, 37 का बी। 38वां प्रश्न है कि समझ धरती किससे परेशान है, भीषण ठंडे से, भीषण वर्षा से, भीषण गर्मी से या भीषण विनाश से, तो 38 का जो सही होगा हुआ है भीषण गर्मी से। अगला प्रश्न है धरती को कैसा बताया गया है, गर्म और तप्त, सूक्त, विनाशक या प्रलयकारी, तो धरती को कैसा बताया गया है पाठ में, 39 का हो जाएगा ए, गर्म और तप्त। अगला प्रश्न है कि किसे छूने से शेफली के फूल झड़ने लगे थे, 40 का कौन सा सही हो जाएगा, 40 का है दंतुरित मुस्कान से, 40 का बी। अगला प्रश्न है कि अनिमेष देखना का अर्थ क्या होता है, 41 का ऑप्शन हो जाएगा लगातार देखना, अनिमेष मतलब होता है लगातार देखना। अगला प्रश्न है कि कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है, 42 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे की माँ। अगला प्रश्न है कि छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में किसकी उपस्थिति को दर्शाया है, 43 का हो जाएगा सुख तथा दुखों की। अगला प्रश्न है कि आपने अपने अतीत को याद करने से मन कैसा हो जाता है, अगर पुरानी बातों को याद करेंगे तो मन क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, 44 का ए। अगला प्रश्न है कि सुख दुख के पहिए की तुलना किससे की गई है, 45 का हो जाएगा चांदनी रात के बाद आने वाली अमावस्या से। हर अंधेरी रात के बाद क्या होता है, पूर्णिमा आता है, तो इसी प्रकार 45 अर्थात हर सुख के बाद दुख आता है और हर दुख के बाद सुख आता है। 46वां प्रश्न है कि कन्यादान कविता में किसकी पीड़ा को बताया गया है, कन्यादान जो कविता है उसमें किसकी पीड़ा को बताया गया है, तो कन्या के बहन की पीड़ा को, 46 का डी। अगला प्रश्न है कि माता की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है, 47 का सही हो जाएगा आपका बी, कन्या को। अगला प्रश्न है एक मरना धर्म और अन्य किनकी रचनाएं हैं, ये जो रचना की है ये किनकी है, मंगलेश्वर डबराल की है, ऋतुराज की है, स्वयं प्रकाश की है या तुलसीदास की है, तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा ये ऋतुराज की है, एक मरना धर्म और उनकी रचनाएं, 48 का बी। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में मंगलेश्वर डबराल किस संस्था से जुड़े हुए हैं, 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, 49 का ए। अगला प्रश्न है कि गायन में मुख्य गायक का साथ कौन देता है, 50वां सवाल है, ये हो जाएगा संगतकार देता है। अगला प्रश्न है कि संगतकार अधिकांशतः कौन से लोग होते हैं, मुख्य गायक का छोटा भाई, चेले, रिश्तेदार या सभी, तो कौन होता है संगतकार, ये सभी होता है। कभी कभी मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है, उसका चेला भी हो सकता है और रिश्तेदार में कोई व्यक्ति हो सकते हैं, तो 51 का डी। अगला प्रश्न है कि कस्बे में कितने ओपन एयर सिनेमा घर थे, तो 52 का सही हो जाएगा ए, ठीक है, दो सिनेमा घर थे। अगला प्रश्न है कि कस्बे में विकास कार्य किसके द्वारा कराया जाता है, तो नगर पालिका के द्वारा, 53 का डी। अगला प्रश्न है कि नगर पालिका ने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगाई थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो हो जाएगा 54 का ए। अगला प्रश्न है कि नवाब साहब ने खीरे का रसा स्वाद किस प्रकार किया था, खाकर, चाटकर, सूंघकर या देखकर, तो नवाब साहब जो थे वो क्या कहते, सिर्फ सूंघकर ही खीरा को फेंक दिए, तो 55 का सी। अगला प्रश्न है कि नवाब साहब के खीरे इस्तेमाल करने की इस तरीके को लेखक ने संतुष्ट होने का कौन सा तरीका बताया है, सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट या ये सभी, तो 56 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 56 का हो जाएगा डी, ये सभी प्रकार से।
अगला प्रश्न है, लेखक ने कहानी के माध्यम से किन लोगों पर कटाक्ष किया है? 57 का है बनावटी लोगों पर। ठीक है, ये भी लखनवी अंदाज से संबंधित प्रश्न थे। अगला प्रश्न है, कामिल बुल्के के मन में किसके लिए अधिक लगाव नहीं था? पिता के प्रति, भाई के प्रति, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 58 का हो जाएगा इनमें से ए और बी दोनों, पिता और भाई के प्रति लगाव ज़्यादा नहीं रखते थे। कामिल बुल्के के पिता का पेशा क्या था? तो वो एक प्रकार के क्या थे? व्यवसायी थे। 59 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कामिल बुल्के की बहन कैसी थी? 60 का हो जाएगा सख्त और जिद्दी प्रकार की थी, 60 का ए। अगला प्रश्न है कि अजमेर से पहले मनु भंडारी के पिताजी कहाँ रहा करते थे? 61 का हो जाएगा डी, इंदौर में रहते थे। अगला प्रश्न है कि मनु भंडारी के पिताजी किस राजनीतिक संगठन से जुड़े थे? तो वह कांग्रेस से जुड़े हुए थे, 62 का बी। अगला प्रश्न है, मनु भंडारी के पिता इंदौर से अजमेर क्यों आए थे? क्योंकि उनकी आर्थिक समस्या के कारण। ठीक है, 63 का सी। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? तो 64 का हो जाएगा डी। ठीक है, 64 का डी। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी ने कविता की भाषा के रूप में ब्रज भाषा की जगह किस बोली को प्रतिष्ठा दी है? तो खड़ी बोली को। ठीक है, 65 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लेते हैं कि हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? पंत को, प्रसाद को, निराला को, या द्विवेदी जी को? तो पहली बार जो समालोचना का स्थापित किए थे श्रेय जो जाता है वह द्विवेदी जी को, 66 का डी। अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत किस प्रसिद्ध व्यक्ति पर आधारित रचना है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, 67 का बी। अगला प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह सनाई वादन करते थे, 65 का ए, 68 का ए। पंचघाट पर कौन सा मंदिर है? तो बालाजी का, 69 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न लेते हैं, भदंत आनंद कौशल्यान का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो प्रश्न का 70वां का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? सोहाना ग्राम में। अगला प्रश्न है, सोहाना ग्राम कहाँ पर स्थित है? पलामू जिले में, अंबाला जिले में, मंदसौर जिले में, या गोरखपुर जिले में? तो 71 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंबाला जिले में, 71 का बी। अगला प्रश्न है, भदंत आनंद कौशल्यान के बचपन का नाम क्या था? तो हरनाम दास था, 72 का सी। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा की घटना निम्न में से किसका भयानात्मक दुरुपयोग है? किसका है? तो विज्ञान का, प्रकृति का, उद्योग का, या कल कारखाने का? तो 73 का कौन सा सही हो जाएगा? 73 का ए, विज्ञान का। अगला प्रश्न है, विहायस का विपरीत शब्द कौन सा होगा? 74 का हो जाएगा, ये आकाश का विपरीत शब्द है, उल्टा शब्द है। अगला प्रश्न है, आदि से लेकर अंत तक कौन सा इसका हो जाएगा सही? 75 का हो जाएगा बी, अधोपांत। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दियों के बल पर चलती है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो 76 का कौन सा सही हो जाएगा? ये एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। अव्यय है क्या है? एक प्रकार का विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, या दोनों है, या इनमें और दोनों नहीं है? तो 77 का क्या हो जाएगा? एक अविकारी शब्द है, अव्यय। अगला प्रश्न है कि कार्यालय ज्ञापांक में किस अनुच्छेद का क्रमांक नहीं लिखा जाता है? पहले, दूसरे, पांचवें, या आखिरी? तो कौन सा होगा? 78 का हो जाएगा आपका ए, पहले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, या क्रोधित? तो कौन सा एक प्रकार का संज्ञा शब्द है? 79 का हो जाएगा आपका बी, क्रोध। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? हवा, वर्षा, आग, या समाचार? एक वचन नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें? 80 का हो जाएगा डी, समाचार। बाकी सब क्या है? एक वचन है। अगला प्रश्न है, इनमें सर्वनाम का विकार शब्द है लिंग, वचन, कारक, या ये तीनों? लिंग, वचन, कारक, तीनों। तो 81 का कौन सा सही होगा? 81 का ए, लिंग जो है एक प्रकार का सर्वनाम का विकारी शब्द है, विकार शब्द है। अगला, कोई बैठा है इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है, कौन सा है? 82 का हो जाएगा सी, अनिश्चित वाचक। ये किस प्रकार का वाक्य है? कोई बैठा है, मतलब अनजान है कि कौन बैठा है, नहीं बैठा है, तो ये हो जाएगा अनिश्चय वाचक। अगला प्रश्न है कि इनमें से गुणात्मक विशेषण कौन सा है? चौगुना, नया, तीन, या कुछ? तो 83 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 83 का हो जाएगा बी, नया। अगला प्रश्न है कि जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? तो 84 का हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है कि वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो 85 का हो जाएगा करण। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं इस वाक्य में चारपाई शब्द किस प्रकार का कारक है? तो 86 का हो जाएगा डी, अधिकरण। अगला प्रश्न है, तिरंगा शब्द में समास है, किस प्रकार का समास है तिरंगा में? 87 का हो जाएगा सी, द्विगु समास है। अगला प्रश्न है कि जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा 88 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है कि आंख का नीर ढल जाना का अर्थ क्या होता है? 89 का हो जाएगा आपका बी, निर्लज हो जाना। अगला प्रश्न है कि नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन करें। पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग, या बड़ी लकीर खींचना। तो कौन सा सही होगा? 90 का हो जाएगा सी, अनूठा प्रयोग।
नई जमीन तोड़ने का मतलब होता है अनूठा प्रयोग, कुछ नया करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंद्र संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? 91 का हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि वह श्रेष्ठ उपासक है इस वाक्य में विशेष है, क्या है? वह है, श्रेष्ठ है, या उपासक है, या है, तो कौन सा है इसमें? वह श्रेष्ठ उपासक है इस वाक्य में विशेष है, 92 का हो जाएगा सी, उपासक। अगला प्रश्न है कि यह गाय अधिक दूध देती है इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो 93 का हो जाएगा बी, दूध की विशेषता बता रहा है। अगला है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 94 का हो जाएगा बी, निर्धनता। अगला है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा नहीं है? 95 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, स्वागत क्या है? एक प्रकार का तत्पुरुष है, द्विगु है, या कर्मधारय है, या द्वंद्व समास है, तो कौन सा समास है? 96 का हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा समास है? 97 का हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, अंधेरे के आगे रोना क्या है? 98 का है, निर्दयी से दया की याचना करना, तो 98 का ए। 99 प्रश्न है, अंधेरे का दीपक का मतलब क्या होता है? 99 का होगा इकलौता पुत्र, मतलब एक सिंगल चिराग जो होता है, तो 99 का सी। संज्ञा के भेद लिखिए, हिमालय की सुंदरता देखते ही बनती है, तो हिमालय क्या है यहाँ पर? तो बी है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, एक विशेष पार्टिकुलर पर्वत की बात किया गया है, तो हिमालय क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। तो ये 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि आपके सहायक आचार शिक्षक वाली के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।